दोस्तों, आप सभी का घटनासार करंट अफेयर की इस अर्धवार्षिकी सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम आपका 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको इसे अच्छे से फॉलो करना है, इसकी सभी क्लासेस को देखना है। एग्जाम से पहले इसे कवर कर दिया जाएगा अगर आप सभी अच्छे से सपोर्ट करते हैं और इस सीरीज़ को लाइक करते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 1 साल का करंट अफेयर एटलीस्ट काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहिए। करंट अफेयर का पोर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप 1 से 2 सोर्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। देखिए, एक सोर्स तो हम घटनासार को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि घटनासार के अंदर आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। घटनासार के अलावा आपको बता दें कि हम ई दृष्टि मैगजीन को भी यहाँ पर कवर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घटनासार से नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 क्लास आएंगी। आज आपका एक पहली क्लास है नेशनल करंट अफेयर पर, तो आज हम काफ़ी सारी करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं यह सीरीज़ आपकी, देखिए अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2023, यूपीपीसीएस आपका आरओ एआरओ और ये आपका जो एपीएस है, तो ये आपके इनके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जितना भी आपका एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी यह सीरीज़ आपकी उपयोगी साबित होगी। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आज हम नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, तो नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, 3 नए अपराध कानून संसद से पारित। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में 3 नए अपराध कानून संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। देखिए, ये कौन कौन से कानून हैं जो अभी पारित किए गए हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में कौन से 3 नए कानून, 3 नए अपराध कानूनों को संसद के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें शीतकालीन सत्र में मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला आपका बजट सत्र होता है, जो आपका बेसिकली फरवरी से स्टार्ट होता है बजट सत्र। देन आपका मानसून सत्र होता है और तीसरा आपका ये शीतकालीन सत्र होता है। तो अभी शीतकालीन सत्र में इन 3 नए कानूनों को मंजूरी प्रदान की गई है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये 3 नए कानून किन की जगह लेने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 3 बिलों में संशोधन। सबसे पहला 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023। तो 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह अब कौन सा कानून लेगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अलावा 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आएगा। तीसरा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 नए कानून बने हैं, ये किन की जगह लेने वाले हैं, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है उन्हें बता दें। देखिए, इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा से 21 दिसंबर को और लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पास किया गया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है कि ये कानून कौन सी डेट को राज्यसभा से या लोकसभा से पारित किया गया था, या राष्ट्रपति से इनको कब मंजूरी मिली थी। इसीलिए थोड़ा सा आपको माइंड में इन डेट को भी रखना है कि राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को ये पास हुए हैं, लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को ये पास हुए हैं और 25 दिसंबर 2023 को फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो गए हैं। देखिए, थोड़ा सा इनके प्रावधानों की बात करेंगे, क्या सब नए चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपको इन्हें देखना होगा और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, तो आपको उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ध्यान रखना होगा। देखिए,
ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। तो इन तीनों की अभी हमने बात भी कर ली है। इन तीन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लीचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं अब इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए अभी बात करते हैं नए अपराध कानून में हुए प्रमुख बदलाव की। तो कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। देखिए, नए अपराध कानून में 3 जो चीज़ें हैं यहाँ पर शामिल की गई है। एक है गंभीर अपराध से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं, दूसरा एक्सीडेंट के मामले में कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं और तीसरा ट्रायल के मामले में यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गंभीर अपराध के मामले में हुए बदलाव की। देखिए, यहाँ पर कहा गया है इन कानूनों में, जो नए कानून अभी आए हैं, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा यहाँ पर बताई गई है। तो नाबालिग से रेप करने पर दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो गंभीर अपराध की श्रेणी में यहाँ पर कौन कौन से अपराधों को शामिल किया गया है और उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो थोड़ा सा आप इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका गंभीर अपराध। दूसरा है आपका एक्सीडेंट के मामले। देखिए, एक्सीडेंट के मामले में क्या सब प्रावधान किए गए हैं। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, वाहन से अगर किसी के वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर ड्राइवर उस पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल लेकर जाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये आप देख सकते हैं, हिट एंड रन केस ये काफ़ी ज़्यादा अभी आपका न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और एक विवाद इस पर बना हुआ है। इसके अलावा स्नैचिंग के लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अभी कानून बना दिया गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो ये था आपका एक्सीडेंट के मामले में कुछ जो नए चेंजेस किए गए हैं। तीसरा है आपका ट्रायल का मामला। देखिए, ट्रायल के मामले में अब क्या होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी इसे ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। इसके अलावा अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। तो ये नए चेंजेस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। आप देख सकते हैं जो नया बदलाव किया है। पहले क्या होता था, जो दया की याचिका है कोई भी एनजीओ या कोई संस्थान इन्हें दाखिल कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पर हमने चर्चा की कि 3 जो बिल आए हैं वो किन का स्थान लेने वाले हैं, ये हमारा हो गया है। इसके अलावा नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आप देख सकते हैं आईपीसी में 511 धाराएं हैं, लेकिन अब 358 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। तो आई थिंक इन्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना, बस हल्का सा आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब कितनी बचेंगी, 358। इसके अलावा इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं बचेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इसी प्रकार से यहाँ पर धाराएं दी गई हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान अभी कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं।
और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि इन कानूनों को बनाने से पहले काफ़ी सारे सुझाव सरकार के द्वारा लिए गए थे। आप देख सकते हैं सितंबर 2019 से तीनों कानूनों पर काम शुरू हो गया था। अलग अलग जगह से यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं और 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यहाँ पर सुझाव मांगे गए थे। इसके अलावा 2021 में सभी सांसदों, फिर आईपीसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक को पत्र लिखकर इन कानूनों पर सुझाव मांगे गए थे, तब जाकर ये आपका कानून बने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है अभी जो आपके 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए थे। तो इनमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है ये बता दिया गया है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये जो 3 नए कानून आए हैं इन्होंने कौन से कानूनों की जगह ली है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको इन डेट पर फोकस करना है कि इन्हें कब पारित किया गया है, राज्यसभा से कब पारित हुए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा फाइनली इन्हें कब मंजूरी मिली है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा नए अपराध कानूनों में हुए प्रमुख बदलाव पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। गंभीर अपराध, एक्सीडेंट के मामले और ट्रायल मामले में क्या सब यहाँ पर नई चीज़ें की गई हैं। तो बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अभी दूसरी न्यूज़ को हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। तो आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में बेसिकली मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान हैं। तो लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्यसभा ने इसे 12 दिसंबर 2023 को पारित किया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। आपको ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे आपको याद रखना है। इस विधेयक के अनुसार क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो चयन समिति में आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किया जाएगा। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। तो ये था आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। चलिए अभी दूसरी न्यूज़ को समझते हैं। तीसरा है आपके सामने प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। तो इसे आप देख सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने इसे 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता अब नहीं होगी। तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। देखिए
संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर को और लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया गया है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। इसमें अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तक की गई है। इसके अलावा न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया था। वर्ष 2019 में GST अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किया गया था। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है और इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत यात्रा। तो आप देख सकते हैं 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक ओमान के सुल्तान हैं ये आपके हैतम बिन तारिक। आपको याद रखना है हैतम बिन तारिक ओमान के सुल्तान हैं और ये 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे थे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा है कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौता किया है। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि ये समझौते किस क्षेत्र में किए गए हैं। आप देख सकते हैं 4 MOU पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद डोफरा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। दूसरा आपका यहाँ पर सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी को साझा करने पर यहाँ पर समझौता किया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको यहाँ पर बस यही याद रखना है कि जो ओमान के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक, ये 16 दिसंबर से 18 दिसंबर पर भारत की यात्रा पर आए थे। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। तो आप देख सकते हैं इस स्टील स्लैग आधारित यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि स्टील स्लैग क्या होता है, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। तो जब स्टील का उत्पादन होता है उसी दौरान स्टील स्लैग जो है यहाँ पर एक वेस्ट कह सकते हैं, ठोस अपशिष्ट कह सकते हैं, इसके रूप में यहाँ पर ये उत्पन्न होता है और प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इसीलिए स्टील स्लैग का यूज अभी सड़क निर्माण में करने में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना होगा ये क्या, देखिए ये नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली होगी। तो यह नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगी। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये हजीरा जो है आपका, ये कहाँ पर है, तो हजीरा बेसिकली गुजरात की सूरत सिटी में है। हजीरा ये एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो गुजरात की सूरत सिटी में है। तो ये गुजरात में है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आपके लिए यहाँ पर यही चीज़
चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं, इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत, हजीरा यानी गुजरात में किया गया है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। आप सभी ने देखा होगा अभी हाल ही में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद इन राज्यों में नई सरकारों का गठन किया गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो देश के ये 5 राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और नई सरकारों का गठन किया गया है। तो आपको इन 5 राज्यों के बारे में देखिए क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पर अलग अलग विधानसभा सीट कितनी है, पहला आप ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद इन राज्यों में जो नए नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन राज्यों के राज्यपाल के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इन 3 चीज़ पर यहाँ पर आपको फोकस करना है और अच्छे से चलिए इसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या चुनाव परिणाम रहा था। एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। देखिए, तो ये 5 राज्य थे जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में चुनावों के बाद परिणाम आपके 3 दिसंबर को यहाँ पर जारी किए गए थे। इस चुनाव परिणामों में जहां कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना में कौन जीता है, तो कांग्रेस यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही तेलंगाना में। वहीं भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई है। मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी जेडीपीएम को बहुमत मिला है। तो ये मिजोरम की एक पार्टी है जेडीपीएम, जिसे यहाँ पर बहुमत मिला है। तो मिजोरम में आपका न कांग्रेस न भाजपा, आपका ये जो जेडीपीएम पार्टी है इसी के एक मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी राजस्थान में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट है, आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान में कुल 199 विधानसभा सीट है, आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। और कौन जीता है राजस्थान में, तो बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 115 सीट यहाँ पर टोटल जीती है। कांग्रेस को 69 सीटें यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट हैं टोटल, 230, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट 90 है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटें मिली है और कांग्रेस यहां पर जीत गई है तेलंगाना में। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिजोरम में, मिजोरम के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी है यहाँ पर जेडीपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 27 पर जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं मिजोरम में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, 40 है, जहां पर 27 सीटों पर यहां पर जेडीपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत दर्ज की है। चलिए अभी बात करते हैं इन 5 राज्यों में नए नए मुख्यमंत्री कौन सब बने हैं और वहां के राज्यपाल कौन हैं। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन। तो राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरराजन ने हैदराबाद में
रेवंत रेड्डी को 10 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप उप मुख्यमंत्री को भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहां पर ध्यान देना है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक आदिवासी चेहरा है। आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आप राज्यपाल देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के आपके राज्यपाल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा को राज्य के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई है। देखिए तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह थे, इन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और राजस्थान के राज्यपाल हैं आपके कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र राज्यपाल ने ही इन्हीं को भजन लाल शर्मा को शपथ दिलाई। इसके अलावा राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात करते हैं अभी मिजोरम की, तो लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और मिजोरम के राज्यपाल हैं आपके हरि बाबू। तो मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू, इन्हीं के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा वनलाल हलाना सी लालसा विवुंगा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में यहां पर शपथ ग्रहण की है। आप देख सकते हैं जेडीपीएम को 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसके नेता कौन है, लाल दुहोमा। ये मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन्हें हमने काफ़ी अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर डिसीजन आया था, जिसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है, क्योंकि काफ़ी सारी रिटों के द्वारा इसे जो है चैलेंज किया जा रहा था। अलग अलग आधार बताए जा रहे थे हटाने के, तो इसको अभी बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पर आ गया है। आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। न्यायालय ने संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधन को संबोधित करते हुए कहा कि किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष ने समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया था। अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने रेखांकित किया कि भारत संघ में शामिल होने पर जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता का कोई भी तत्व बरकरार नहीं रखा था। संवैधानिक व्यवस्था ने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की विशेषता है, संप्रभुता की नहीं। असममित संघवाद, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है, अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए इसे हम पॉलिटी के सेक्शन में कवर करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं। न्यायालय ने पुष्टि की है कि अनुच्छेद 370
अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है, देखिए, न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह उपायों का प्रस्ताव देने के लिए सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश भी यहां पर की गई है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल अन्य, देखिए यहाँ पर कौन कौन से न्यायाधीश शामिल थे इस संविधान पीठ में, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा। तो मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। इनके अलावा जो न्यायाधीश यहाँ पर शामिल थे ये थे आपके न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो ये यहाँ पर आपके अन्य न्यायाधीश शामिल थे, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुरून इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 को जारी किया गया है। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर कौन लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया है। सबसे पहला स्थान, दूसरा स्थान किसका आया है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं जैप्टो के संस्थापक हैं कैवलिया वोहरा, जिनकी एज कितनी है 21, और आदित्य पालीचा ये आपके 22 ईयर्स के हैं। तो इन्होंने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये कौन है? ये जैप्टो के संस्थापक हैं जिन्होंने सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनके नाम आपको ध्यान देना है। इनके अलावा जो दूसरे स्थान पर हैं ये 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश हैं, जिन्होंने भंजू की स्थापना की है। तो ये इनकी कंपनी का नाम है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर टॉप पर कौन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं देवांशी केजरीवाल हैं, 30 वर्ष से कम उम्र की हुरून इंडिया टॉप 100 में ये सबसे कम उम्र की महिला शामिल हैं। इस सूची में अंडर 30 में 5 महिलाएं शामिल की गई हैं। तो इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन। चलिए इसे समझते हैं। देखिए 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। आप देख सकते हैं अगरतला कहाँ पर है? अगरतला आपका त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अखाउरा आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो इन्हीं दोनों के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच बाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत यहां पर होगी। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में होगा और 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में होगी। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्रियों के द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया था। इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है और दूसरी है बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल हैं। तो ये 2 अन्य परियोजनाएं हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपके सामने भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। देखिए पूरा मामला क्या है इसे यहाँ पर समझिए। भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। आप सभी को पता होना चाहिए अभी मालदीव के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये हैं आपके मोहम्मद मुइजू। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं। इन्होंने दुबई में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये दुबई में हुआ था। इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो देख सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने दुबई में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को यह बात कही है। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में
2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया था। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात हैं। वर्तमान में डॉनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति जो बने हैं अभी नए मोहम्मद मुइज़ू, जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मालदीव के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इन्हीं का स्थान लिया है अभी मोहम्मद मुइज़ू ने। तो इनके स्थान पर ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो शुरू से ही एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, मोहम्मद मुइज़ू ये शुरू से ही चीन के पक्षधर रहे हैं और भारत विरोधी विचारधारा के लिए ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने चुनाव में जीतने के बाद 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया था। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है और भारत सरकार ने इसे मान भी लिया है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, भूटान नरेश की भारत यात्रा। तो भूटान नरेश की भारत यात्रा हुई थी आपकी 3 से 10 नवंबर 2023 को। भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये भूटान के नरेश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की नवंबर में यात्रा की थी। तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई है। दोनों नेताओं के बीच अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया है। इसके अलावा भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 की परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान की ओर से दिया गया है। भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगशू 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया है। इसके अलावा भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया है। तो राज्यसभा ने इसे 14 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की है। लोकसभा ने 4 दिसंबर को ही इसे पारित कर दिया था। तो इसके तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको उसे बस याद रखना है। देखिए, आपको इस विधेयक के बारे में ये चीज़ याद रखनी है। इस विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इसका नाम होगा आपका समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। तो ये था आपका विश्वविद्यालय विधेयक। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हुई है। देखिए, नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में है और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान किसे मिला है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में देश भर के ब्लॉकों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाया गया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया है। ABP के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग की भी घोषणा की है और इस पहल में ओडिशा के रायगढ़ जिला और बिहार के जमुई जिले ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इन चीजों को यहाँ पर आप बस याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज।
नेक्स्ट है आपका 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया था। यह 5 से 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया था। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन या FIAPF द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। आप देख सकते हैं इसका निर्देशन इरेज टैडमोर ने किया था। कार्ले डेनियल मालवे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा के पणजी में। तो इसका आयोजन गोवा पणजी में किया गया था और 20 से 28 नवंबर 2023 को किया गया था। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी कैचिंग डस्ट। इसके निर्देशक आप देख सकते हैं स्टुअर्ट गैट। महोत्सव की समापन फिल्म दी फेदरवेट थी और इसके निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण और रजत मयूर है। चलिए बात करते हैं फिल्म महोत्सव के पुरस्कारों की, जहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। तो एंडलेस बॉर्डर को यहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है बुल्गारिया के निर्देशक हैं स्टीफन कोमोनड्रेव। तो इन्हें ब्लॉगाज लेसन्स के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर ईरानी अभिनेता हैं पूरिया रहीमी सोम। तो इन्हें मिला है एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पर फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मेलेनी थिएरी। तो इन्हें मिला है पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका के लिए। जूरी का विशेष पुरस्कार यहाँ पर भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को मिला है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया को मिला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ICFT यूनेस्को गांधी पदक ये आपका एंथनी चेन को मिला है फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT दीपक कुमार मिश्रा को पंचायत सीजन 2 के लिए दिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को मिला है। तो इनका नाम भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा है। साइबेरियाई बाघ लारा और अकामास। तो ये साइबेरियाई बाघ हैं लारा और अकामास 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे हैं। आखिरी साइबेरियाई बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप देख सकते हैं पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की है। ये बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे हैं। तो ये बाघ कहाँ से लाए गए हैं? साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे हैं। और भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये भूटान ने की है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर
सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनाया जाएगा। आपको यहाँ पर बस इस पॉइंट को याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए ज़रूरी है वो है भारत का गरबा नृत्य, यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में इस सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। गरबा नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच। देखिए, तो हम बात कर रहे थे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाना शहर में आयोजित की गई। इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये था आपका INS इम्फाल। तो INS इम्फाल को 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है और यह आपका ब्रह्मोस मिसाइल से लैस विध्वंसक पोत है, तो इसे आपको याद रखना है। आपको बताना है यहाँ पर जो इम्फाल ये दिया गया है ये कौन से स्टेट की राजधानी है, आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो उसी स्टेट की राजधानी के नाम पर INS इम्फाल इसका नाम रखा गया है। दूसरा न्यूज़ है आपके सामने, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। तो यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को सम्मानित किया है, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरा है आपके सामने, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है आपका गोल्डन आउल अवार्ड। आप देख सकते हैं भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये हैं आपके जैकी श्रॉफ, जिन्हें सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में पेटा इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में तो मुख्य अतिथि होने वाले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को रैंक प्रदान की गई है 49। आपको याद रखना है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 49 रैंक यहां पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो ये है आपकी उमा शेखर। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। तो ये है आपका गुजरात का सूरत हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो यह है आपकी समर। आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी ने
18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो सब दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम क्या है? स्ववेद महामंदिर, इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो ये था आपका प्राथमिक इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये एक दुर्लभ बीमारी है जिससे पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए इसे आप देख सकते हैं, जो ये डायमंड बोर्स है आपका, यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश, जिसने दिल्ली में हिम महोत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका लद्दाख के न्योमा में किया जा रहा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड होगा, जो आपका लद्दाख के न्योमा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो आपको याद रखना है, यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण के प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट, जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ये है आपका 6 Sky, इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये इंडिगो के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये AI चैटबॉट है जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। नेक्स्ट है, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, देखिए सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। तो ये हैं आपकी फातिमा वसीम कैप्टन। तो ये आपकी हाल ही में भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर जिनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? तो यह है आपका INS तारमुगली को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो ये ऐसा IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा किया गया है। IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है और यह तकनीक पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। देखिए अगली न्यूज़ है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से यह बना हुआ है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। अगली न्यूज है, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? तो ये थी आपकी चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है। अगली न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो ऐसा मध्य प्रदेश में किया गया है। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव मनाया गया है? तो आप देख सकते हैं तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये आपका असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो आप देख सकते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस नामक अभियान में शामिल हो गया है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है COP28 कहां पर हुआ था? तो COP28 आपका दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो दुबई में हुआ था, ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आप देख सकते हैं ये आपका फ्रांसीसी शहर सेर्गी शहर है। तो सेर्गी शहर कहाँ पर है? ये आपका फ्रांस का शहर है। यहाँ पर तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान। मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई है? तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों में मिचोंग तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये आपका गुजरात का गरबा नृत्य है, जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो टोटल 8 को यहाँ पर स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका उत्तराखंड बना है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह है आपका एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्या कीर्ति सिंह, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो ये हैं आपके शिव नादर, ये भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं इसे IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया था। तो यह है आपकी सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। तो ये इनकी बुक का नाम है, जहां पर
आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या की गई है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये आपका 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों, इसका मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन ओडिशा के कटक, देखिए ओडिशा में महानदी के तट पर बसा हुआ कटक शहर में इसका आयोजन हुआ है। किसका? बाली यात्रा का आयोजन। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला था। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इसका अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आप देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा यहाँ पर भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल की घोषणा की गई है या इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आप देख सकते हैं यह आपका महाराष्ट्र का पुणे शहर है जिसके द्वारा यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्हें चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो आप देख सकते हैं इसका निर्माण, यह जो है सड़क आपकी बेसिकली नेशनल हाईवे 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं ये मेघालय राज्य की हल्दी है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा को इनके द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई है। तो ये थी आपकी महुआ मोइत्रा जिनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में इस रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपकी IIT मंडी जिसे ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सुरेश रैना को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे करमवीर चक्र पदक और रिक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार जिन्हें उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका पंजाब है। वह भारतीय राज्य जहां पर हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई
प्रजाति मिली है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये आपका क्यूटॉन टेल्स है, जिसे सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था। ये आप यहां पर देख सकते हैं, थाईलैंड बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो आप देख सकते हैं इस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश का भोपाल महिला पुलिस स्टेशन है, जिसे इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आप देख सकते हैं यह आपका मयूराक्षी नदी पर निर्मित किया गया है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, ये आप देख सकते हैं भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड में इसे शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो ये आप देख सकते हैं कतर के द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो ये है आपका कस्तूरी कॉटन भारत। तो इस कपास के ब्रांड का नाम कस्तूरी कॉटन भारत है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो आप देख सकते हैं इस जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना के मुलुगु जिले में की जा रही है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना कहां पर हो रही है? तेलंगाना के मुलुगु में। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो आप देख सकते हैं ये है आपका धोरडो। तो ये गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो आप देख सकते हैं ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत यहां पर की गई है। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के देवघर में देश के 10,000वें जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस
जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जनरल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर मिली है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये चट्टान मिली है। नेक्स्ट है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर दी हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा है, तो 2028 तक COP33 कराने का प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया है। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया है। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया, तो भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है, तो ये कोच्चि के केरल में केरल कोच्चि में खोला गया है। नेक्स्ट है, इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। अगली न्यूज़ है, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी, इसकी थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। अगली न्यूज़ है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है, तो इसकी शुरुआत ओडिशा राज्य से की गई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो सिलक्यारा सुरंग ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है, तो ये आपका गुजरात में लगाया जाएगा। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो अफगानिस्तान के द्वारा ये घोषणा की गई है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है, तो गुजरात के द्वारा घोल मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, ये थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो 6 विरासत परियोजनाओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, तो यह है आपका गोवा। गोवा को काजू के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। अगली न्यूज़ है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है, तो इसके द्वारा नेस्ट नामक इस पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है, तो यह है धूमकेतु P12 या पोन्स ब्रुक्स इसका नाम है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो ये केरल का कोच्चि शहर है। अगली न्यूज है, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या है, थीम क्या है, तो इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नेक्स्ट न्यूज है, नवंबर 2023 में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में इस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रेलगाड़ी ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, तो यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। अगली न्यूज़ है, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो भारत ने ये अमेरिका के साथ इस पहल को लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो आप सभी जानते हैं ये बिहार के द्वारा किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो बेरीनाग चाय ये आपकी उत्तराखंड का उत्पाद है। नेक्स्ट है, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो असम के 2 रेलवे स्टेशन हैं रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, जिन्हें ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? तो ट्रैक साइडा तड़का के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस प्रजाति को खोजा गया है। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये गोवा के द्वारा इसका आदेश दिया गया है। अगली न्यूज है, आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका गुजरात रहा है। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया है? तो ये आप देख सकते हैं, संग्राम नामक जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। अगली न्यूज है, देखिए अगली न्यूज़ है, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 56, ये आप देख सकते हैं। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड की मसूरी में किया गया है। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो ये गुजरात में खोली गई है। अगली न्यूज है, स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 का चौक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो छत्तीसगढ़ में इसे छत्तीसगढ़ में मंजूरी दी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया था। अगली न्यूज़ है, नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनके द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली न्यूज है, 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं इंदौर, आगरा और थाने। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला है? तो ये स्पेन के द्वारा मिला है। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो ये पटना में इसको पटना नगर निगम के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अगली न्यूज है सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है विभव, तो इसका नाम विभव है। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इन 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के द्वारा 11 राज्यों को जोड़ा जाएगा। इन राज्यों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली न्यूज है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो आप देख सकते हैं ये क्रिटेश्वरी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो आप देख सकते हैं अलाप्पुझा के रास्ते काशरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर इसे यह एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। अगली न्यूज है सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहां पर आप देख सकते हैं सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसे आप याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसे समर्पित है? तो यह आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। और 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 था, इसे भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपकी अंत्रेयापुरम पुथारेकुल। तो इस मिठाई को यहाँ पर आंध्र प्रदेश की मिठाई है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड, देखिए तो फ्रेंड्स ये थी आपकी नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट जिसे हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। अभी आपका थोड़ा सा करंट अफेयर यहाँ पर बचा हुआ है जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।